आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 3 दिसंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे वेनेजुएला में IRGC और हिजबुल्लाह की मौजूदगी, अमेरिका की बड़ी बेचैनी, मादुरो को दी खुली धमकी, फिर पिटी इस्राइल की मिलिट्री पुलिस, कब्जे वाले फलस्तीन में IDF को घेर कर कूटा गया, गजा जेनोसाइड के इल्जामों के बीच इस्राइल इंडिया की डील का गाना मचा रहा शोर, और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने औरतों को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा हमारी अपनी सोच अपनी राह। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें इससे ज्यादा होंगी। शुरुआत करते हैं वेनेजुएला की खबर से। वेनेजुएला में IRGC और हिजबुल्लाह की मौजूदगी का दावा किया गया है। जाहिर है अमेरिका में इसको लेकर बेचैनी बढ़ी और तबाह करने की धमकी भी दे दी मादुरो को। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वेनेजुएला को ईरान की IRGC और हिजबुल्लाह का लैटिन अमेरिका में बेस कैंप बताया। क्या हिजबुल्लाह और IRGC यहां मौजूद हैं? ये बेस कैंप है वेनेजुएला। रूबियो के मुताबिक निकोला मादुरो की हुकूमत नारकोटिक्स ट्रांजिट हब भी है, ड्रग का एक पूरा हब है, और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और हिजबुल्लाह को खुला रास्ता देती है। रूबियो ने कहा कि ईरान, उसकी IRGC और हिजबुल्लाह इनकी साउथ अमेरिका में मौजूदगी है और इनकी सबसे पक्की जगह वेनेजुएला है। मार्को रूबियो ने दावा किया कि ईरान ने हमारे आसपास में जहां झंडा गाड़ रखा है वो वेनेजुएला की जमीन है, और ईरान यहां मादुरो की पूरी मदद के साथ आया है। अमेरिका फिलहाल कैरिबियन समंदर और आसपास के पानी में काउंटर ड्रग मिशन तेज कर रहा है। ड्रग्स के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी, रोज हमले करना, रोज लोगों को मार देना, यह अमेरिका की शक्ल में आ चुका है। लेकिन क्या ईरान ने वाकई वेनेजुएला में IRGC और हिजबुल्लाह को भेजकर अमेरिका को उसी के रीजन में मात देने का प्लान तैयार कर लिया है? वैसे देखा जाए तो अगर अमेरिका कुछ भी कर सकता है तो फिर ईरान भी सब कुछ कर सकता है। ये समझ में बहुत से लोगों के ना आए, लेकिन बात यही हकीकत है। याद रखिएगा कि वेनेजुएला साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक मुल्क है, और अमेरिका जो मुल्क है उससे वेनेजुएला की दूरी सिर्फ 3000 किलोमीटर, और ये दूरी कोई दूरी नहीं होती। रूबियो ने अपने बयान में ये भी कबूल किया कि इस साल शुरुआत में अमेरिका ने लिमिटेड फोर्स से एक ईरानी न्यूक्लियर साइट उड़ाई थी। रूबियो के मुताबिक B-2 बॉम्बर्स ने अमेरिका के मेन लैंड से उड़ान भरी, टारगेट हिट किया, 14 मिसाइलें सीधे न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर गिराईं, और ये बस 24 घंटे का ऑपरेशन था, कोई लंबी जंग नहीं। रूबियो ने इसे स्ट्रैटेजिक और अमेरिका की ताकत का फोकस्ड इस्तेमाल बताया और कहा कि अमेरिका का इंटरेस्ट है कि ईरान किसी ऐसे न्यूक्लियर प्रोग्राम तक ना पहुंचे जिसे एटमी हथियार में बदला जा सके। फिलहाल वेनेजुएला के मसले को लेकर अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने कहा है कि डिप्लोमेसी का दरवाजा बंद नहीं हुआ, लेकिन वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो पर भरोसा मुश्किल है। असल में अमेरिका वेनेजुएला में अपनी कठपुतली बैठाना चाहता है। और आखिर में रूबियो ने इस बयान में कहा कि अगर वेनेजुएला को इस काबिल बना दिया जाए कि वो ईरान का बेस ना रहे, ईरान का अड्डा ना रहे, और हेमिस्फीयर स्टेबल हो जाए, तो ये हमारे लिए जीत होगी। यानी जब तक अगर ईरान का दखल है वाकई वेनेजुएला में, तो क्या ईरान की जीत अमेरिका की जीत नहीं हो पाएगी? यानी कुल मिलाकर दुनिया के किसी कोने में भी अमेरिका को बस ईरान की ताकत और दखल नजर आ रहा है, और यही उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। इस्राएली फौज यानी IDF की मिलिट्री पुलिस अब आए दिन कूटी जा रही है। कट्टरपंथी सेटलर्स आए दिन IDF का कुटापा चढ़ा रहे हैं। कल रात भी सेटलर से मिलिट्री पुलिस को तबीयत से धो दिया, तस्वीरें सामने हैं। रात में हरेदी सेटलर्स बेकाबू हो गए और फौज में भर्ती होने की जिद कर रहे फौजियों को सूद दिया। कल रात जुनूबी कब्जे वाले फलस्तीन के ओफाकीम इलाके में हरेदी सेटलर्स ने हंगामा कर दिया। मिलिट्री पुलिस की गाड़ी वहां पर एक इसराइली को फौज में मैंडेटरी सर्विस यानी कि जो अनिवार्य सर्विस होती है उससे भागने के इल्जाम में पकड़ ले गई थी। वो कह रहा था हम नहीं होंगे भर्ती। फिर क्या था, उसके दोस्त यार अहबाब, उसके रिश्तेदार सारे सेटलर्स मिल गए और घेर कर उसी मिलिट्री पुलिस पर हमला बोल दिया जो एक को पकड़ने गई थी। इसराइल के अंदर ही मिलिट्री में भर्ती होने के ड्राफ्ट से भागने की फ्रिक्शन अब खुलकर सड़कों पर फट रही है। ये सेटलर्स इतना डरते हैं कि वो IDF में भर्ती नहीं होना चाहते, उन्हें मौत से डर लगता है, लेकिन और इन्हें हमेशा से छूट दी गई थी
ये सिर्फ रिलीजियस किताबें पढ़ते थे, अपने बस मजहबी जो कर्म कांड हैं वो करते रहते थे। लेकिन अब चूंकि गजा में न जाने कितने फौजी कम हो गए, मारे गए या अपाहिज हो गए, जिसकी वजह से अब इनको भी इनको भी फौज में भर्ती करने का जो है बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया कि ये भी भर्ती होंगे, इन्हें छूट नहीं दी जा सकती। उसके बाद से ये लोग जो हैं टेढ़े हो गए, नहीं हम तो कलम चलाने वाले लोग हैं, बंदूक कैसे चलाएंगे, हम नहीं बनना चाहते। बीच में ये भी कहा था हम मुल्क छोड़ देंगे लेकिन फौज में भर्ती नहीं होंगे। अब जब ज़बरदस्ती ये लोग उठाए जा रहे हैं तो फिर जो उठाने जा रहे हैं फौजी IDF के, पीटे जा रहे हैं। गोली तो चला नहीं सकते वरना सरकार गिर जाएगी, क्योंकि इन कट्टरपंथियों की ही पार्टीज नेतन्याहू को सपोर्ट कर रही हैं, जैसे इतमार बेन-ग्विर, जैसे बेज़लेल स्मोट्रिच। गजा में जेनोसाइड के इल्जाम झेल रहा इसराइल अब इंडिया के साथ एक नई और बड़ी डील पर साइन कर चुका है। इस डील को लेकर इसराइल परस्त सोशल मीडिया हैंडल्स बहुत जोर शोर से गाने गा रहे हैं। डील को कुछ दिन हो गए लेकिन गाने अब भी चल रहे हैं, तो जरा आप भी देख लीजिए। इसे बहुत से लोग पढ़ते हैं, हमारे यहाँ भी। वॉर क्राइम के शोर के बीच भी इसराइली सिस्टम अरबों खरबों की डीलें ऐसे बढ़ा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, और उसके टट्टू इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रहे हैं। इंटरनेशनल प्रेशर ऊपर से ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसराइल अपने हथियार धंधे की लाइन से पीछे नहीं हटा है, जरा भी इंच भर भी पीछे नहीं हटा है। खबर पर आते हैं। जेरूसलम में इसराइल के एग्रीकल्चर मिनिस्टर डेविड इख्तर और इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी, और इस मीटिंग में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को तेज ट्रैक पर डाल दिया गया था। आप में से बहुत से लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने खबर सुनी ही नहीं होगी, तो जान लीजिए कि इसराइल और इंडिया के बीच क्यों मायने रखता है ये सौदा। इस डील से इसराइल के एग्रीकल्चर को नए एक्सपोर्ट बाजार मिलेंगे। हम दोनों मुल्कों के लिए फूड सिक्योरिटी प्लस कम लागत वाला सिस्टम तैयार होगा। दरअसल इंडिया में जॉइंट R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर इनोवेशन सेंटर बढ़ाने की प्लानिंग है, और पीछे से चल रहा है IMEC कॉरिडोर, जिसकी वजह से दोनों का ट्रेड मोमेंटम ऊपर जा रहा है। दोनों तरफ यही बात कही जा रही है कि लोकल किसानों को ध्यान में रखते हुए, उनके फायदे को सिक्योर करते हुए इकोनॉमिक फायदे को तेज किया जाएगा। लेकिन जब भी बड़े लोग पैसा कमाते हैं, काश्तकार हमेशा मारा जाता है, उसकी कमाई। खैर, इंडिया और इसराइल के बीच एक मजबूत अलायंस है, और ये और भी मजबूत होता जा रहा है। ये और बात है कि गजा में हुई बर्बरियत और कत्ल गारत की वजह से कई मुल्कों ने इसराइल से अपने ताल्लुकात और व्यापार खत्म कर दिए। लेकिन इंडिया की बीजेपी हुकूमत की इसराइल को लेकर पॉलिसी इतनी सख्त नहीं है, ये पॉलिसी कुछ और है। मौजूदा इंडियन हुकूमत इसराइल को एक बड़े दोस्त की तरह देखती है, फिर चाहे उसके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पर वॉर क्रिमिनल होने का केस क्यों ना चल रहा हो। बढ़ते आगे, ईरान की तरफ से एक साफ मैसेज आया है खामनेई साहब का कि वेस्ट का वुमेन मॉडल अब खत्म हो चुका है। हमारी अपनी सोच है, अपनी राय, हम उसे फॉलो करते हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशन के लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने कहा कि ईरान ने मगरिब यानी वेस्ट का औरतों पर थोपे जाने वाला पूरा नैरेटिव न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कर दिया। तेहरान में नेशनल मदर्स डे के मौके पर बड़े जलसे को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि औरत और मर्द मिलकर तहजीब बनाते हैं, दोनों की इज्जत बराबर है, दोनों इस सोसाइटी की रीढ़ है। मतलब मर्द और औरत को उन्होंने बराबरी का दर्जा दिया है। ये बड़ी बात है, ये अच्छी बात है, इसे समझना चाहिए। वो जो ईरान के खिलाफ नैरेटिव चलाते हैं उन्हें सुनना चाहिए। खामनेई साहब ने वेस्टर्न कल्चर की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि फासिद वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कल्चर इस्लाम की नज़र में काबिल कबूल नहीं, वो अपने झूठे कल्चर को दुनिया पर थोपना चाहता है। उन्होंने कहा कि वेस्ट ये क्लेम करता है कि हिजाब जैसी चीजें औरत की राह को रोक देती हैं, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक यानी ईरान ने ये बात गलत साबित कर दी। अब हिजाब वाली मुस्लिम खातून भी हर मैदान में कामयाबी हासिल कर सकती हैं। खामेनेई ने बताया कि 1979 के इनकलाब के बाद ईरानी औरतों ने साइंस, स्पोर्ट्स, रिसर्च, सोशल लाइफ, हेल्थ और पॉलिटिक्स हर फील्ड में बड़ी तरक्की की है, और ये बात सच है। उन्होंने कहा कि और ये सब करते हुए वो अपने घर खानदान की जिम्मेदारियां भी निभाती हैं। आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि इस्लाम और कुरान औरत की इज्जत, उसकी सोशल रोल और उसके हुकूक की सख्त पैरवी करता है, और खातूनों के हक में उन्होंने बराबर मजदूरी, सोशल फैमिली जस्टिस, सेफ्टी, इज्जत, वर्किंग वुमेन के लिए इंश्योरेंस और ख़ास लीव को भी ज़रूरी बताया खामनेई साहब ने। एक बड़ा अच्छा पैगाम था। कहते हैं ना, वो हिजाब में घूमती हैं,
انہیں قید کر لیا گیا. پتہ نہیں حجاب میں لڑکیاں قید کیسے ہو جاتی ہیں. ان کی مرضی ہے, ان کے ماں باپ کی مرضی ہے. آپ چاہیں گے اپنے گھر کی لڑکی کی شادی خود کریں گے, لیکن آپ دوسرے کی لڑکی کیا پہنے گی, کیا اوڑھے گی, اس کا فیصلہ بھی آپ کر لیں گے. لڑکیاں خود پہن رہی ہیں, اور حجاب کہاں سے روڑا ہوتا ہے؟ گھونگھٹ پلو کچھ روڑا ہوتا ہے کیا؟ نہ نسکاف باندھتی ہیں روڑا ہوتا ہے. کمال ہے. اور اب تو ہم دیکھ رہے ہیں, ذرا سی گرمی ہو جائے نا تو ساری لڑکیاں پورے شہر میں وہ یہ حجاب ہی باندھی گھوم رہی ہوتی ہیں, صرف آنکھیں دکھ رہی ہوتی ہیں. یہ متھک ٹوٹ چکا ہے. نفرت جتنے دن بھی چل رہی ہے, بتا دوں زیادہ دن نہیں چلے گی. چلیے ایک دو خبریں یہاں سے دیکھ لیجیے. آج تک کی ایک سلائیڈ ہے جس میں ہمارے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ کا بیان ہے. لکھا ہے, پنڈت جواہر لال نہرو سرکاری پیسے سے بابری مسجد ایودھیا میں بنانا چاہتے تھے. اگر کسی نے اس پرستاو کا وروध کیا تو وہ گجراتی ماں کے بیٹے سردار ولبھ بھائی پٹیل تھے. انہوں نے سرکاری پیسے سے بابری مسجد نہیں بننے دی. یہ ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے. آج تک پتہ نہیں یہ برہماستر بی جے پی نے بچا کر رکھا تھا. لگتا ہے وسیم اکرم تیاگی ایک نوجوان پترکار ہیں, وہ اسے شیئر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لگتا ہے راجناتھ سنگھ نے بھی واٹس ایپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا ہے. نہرو کے بارے میں راجناتھ سنگھ سفید جھوٹ بول رہے ہیں. دراصل بھاجپا کے پاس اپنا کوئی پوسٹر بوائے نہیں ہے. بھاجپا نہرو کی آلوچنا کرتی ہے اور نہرو کے ہی ساتھیوں کو گلے لگانے کا ڈھونگ کرتی ہے. راجناتھ سنگھ سردار پٹیل اور نہرو کو لے کر جھوٹ بول رہے ہیں. وہ اس سچ کو نہیں بتا رہے کہ سردار پٹیل نے آر ایس ایس پر بین لگایا تھا. کیوں؟ آج دیویانگ دیوس منایا گیا دیش میں. کئی آیوجن ہوئے, پروگرام ہوئے, اور ناگدا ریلوے اسٹیشن کی ایک تصویر شیئر کی انوراگ دواری نے. بیسیکلی یہ پالیٹکس این ڈی ٹی وی کے لیے کور کرتے ہیں اور ایم پی کی خبریں بھی کور کرتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ جہاں ناگدا ریلوے اسٹیشن کی تصویر ہے جہاں پولیس کانسٹیبل بے رحمی سے پلیٹ فارم پر سوئے ایک دیویانگ کو پیٹتا نظر آ رہا ہے. کانسٹیبل نلمبت ہو گیا ہے. وہ پیر سے معذور نوجوان لڑکا تھا, اسے پیروں سے ہی کوٹ کوٹ کر مارا گیا. میں نے تھوڑا دیکھا تو میری آنکھیں بھیگ گئیں. انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی ہم ان چیزوں سے اٹیچ ہو جاتے ہیں. پھر وہ لنگڑا کے چل رہا تھا. اتنا موٹا پیٹ والا پولیس والا جس کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے, کہاں سے پیٹ آ جاتا ہے؟ وہ مار رہا تھا. چلو پیٹ آ گیا, کیا عقل چلی گئی؟ کسی کو جو پیروں سے ہاتھوں سے معذور ہے اسے ایسے مارو گے؟ فلسطینین منسٹری آف ہیلتھ ان غزہ, اسی زمین سے خبر ہے, ایسے ہی یہ جو منایا جا رہا تھا ڈسیبلٹی ڈے, دیویانگ دیوس, دنیا میں منایا گیا, انٹرنیشنل ڈے ہے نا. تو غزہ میں کیا ہے, 6000 کیسز ہیں ایمپیوشن کے, جن بچوں کے, جن لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے. کیوں؟ اسرائیل نے بمباری کی, کسی کا ہاتھ اڑ گیا, کسی کا پیر اڑ گیا, ایسے چتھڑوں میں بڑھ گیا کہ کاٹے بنا زندہ نہیں رہ سکتے تھے. 6000 ایسے کیسز ہیں. کیا کیجئے گا آپ ان خبروں کا؟ اتنی بربریت, اتنا ظالمانہ طریقے سے جس جنگ کو یا اس ظلم کو کیا گیا ہے, انجام دیا گیا ہے, کہ اس کو لکھا جائے گا تو ہٹلر کی کہانیوں کے برابر ہی رکھا جائے گا. سلامت رہیے, خوش رہیے.